हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर सक्सेस पर। इसके माध्यम से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली साइंस को कवर कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम साइंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, रिक्तिका हो गया, अंतःप्रतभ जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी कुछ हम कवर कर चुके हैं। बस बचा हुआ है तो केंद्रक बचा हुआ है और साथ में क्रोमोसोम बचा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को आज हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केंद्रक से। देखिए, केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और अपने अकॉर्डिंग उनको चलाता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलाता है, इसलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ब्रेन ऑफ सेल। मस्तिष्क के अलावा इसको नियंत्रक भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक। ठीक है, और इसको कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रक को इंग्लिश में कंट्रोलर बोलते हैं, प्रबंधक को मैनेजर। क्यों बोलते हैं? ये जो केंद्रक है यहाँ की सारी रिएक्शन को, इन कोशिकांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए उसको नियंत्रक कहा जाता है। साथ साथ में वो इन सभी को और इन सभी की क्रियाओं को, ठीक है, मतलब कोशिकांगों को और इन कोशिकांगों की क्रियाओं को मैनेज करता है। मैनेजर जो मैनेज करने वाला होता है उसको इंग्लिश में मैनेजर कहा जाता है और हिंदी में उसको प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है और कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी खोज की। खोज किसने की थी? तो खोज की थी इसके रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब आगे हम इसकी बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, केंद्रक की संरचना के बारे में। तो थोड़ी सी संरचना के लिए हमें डायग्राम बनाना है, तो हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संरचना किस तरीके से होती है। ये जो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, मतलब इस पे दोहरी झिल्ली, दो झिल्ली पाई जाती हैं, तो ये कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, अब देखिए इसकी जो झिल्ली है, ठीक है, अभी और देख लीजिए, इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो जैसे क्या हुआ है कि जैसे हमारा कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के बाहर एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्लीनुमा आवरण है, उसको हमने कोशिका झिल्ली कहा है। वैसे ही केंद्रक के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है, उसके बाहर एक झिल्लीनुमा आवरण है। तो जैसे कोशिका का जो आवरण है झिल्लीनुमा, उसको कोशिका झिल्ली, वैसे ही केंद्रक का जो झिल्लीनुमा आवरण है उसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। तो ये जो बाहर का झिल्ली है उसको यहाँ नाम दिया है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, तो जैसे कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा था उसको हमने कोशिका द्रव्य कहा, वैसे ही यहाँ केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र के माध्यम से ये लिक्विड बाहर जाता है और बाहर से आने वाला लिक्विड इसके अंदर जाता है। तो इन छोटे छोटे पोर्स को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे कोशिका में एक छोटी सी गोल संरचना है जिसको हम केंद्रक कहते थे, वैसे केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी गोल संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर केंद्रिका कहते हैं।
ठीक है, ये केंद्रक नहीं, ये केंद्रिका है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी बिखरी हुई। इन धागों को क्रोमोटिन कहते हैं। ठीक है, इन धागों को क्रोमोटिन। तो ये हमारे केंद्रक की संरचना है। कैसी संरचना है? बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहा गया। उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है केंद्रक द्रव्य कहा गया। उसके अंदर एक छोटी सी गोल संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, और इसमें धागे, उलझे हुए धागे जैसी एक संरचना पाई जाती है, उसको क्रोमोटिन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो केंद्रक झिल्ली, सिंपल सी बात है, एक ऐसी झिल्लीनुमा मुलायम सी संरचना है जो कि इस लिक्विड को कवर करती है, इसका आवरण बनाती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली हो गई। केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं तो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड केंद्रक द्रव्य कहलाता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, फास्फोरस आदि उपस्थित रहते हैं। देखते हैं क्या क्या, यहां लिख दे रहा मैं नीचे। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, फास्फोरस है आदि, और बहुत सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में, तो केंद्रक द्रव्य में हमें इतना ही पढ़ना है। बाद में और हम आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्रक छिद्र, तो ये छोटे छोटे छिद्र हैं जिनके माध्यम से लिक्विड बाहर आता है और बाहर के जो पदार्थ हैं इसके माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रिका। तो इसमें एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसका काम है आरएनए का निर्माण करना। ठीक है, ये आरएनए का निर्माण करती है केंद्रिका, इसको हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोटिन धागे। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्रोमोटिन धागे हैं ये 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा हम ये केंद्रक द्रव्य वाला साफ कर देते हैं। प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन भी स्पेशल नाम है उसका, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। देखिए, इनका काम क्या होता है, ये जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजित होने लगती है, उस समय ये आपस में सिकुड़ करके इकट्ठे हो जाते हैं और एक मोटे धागे का निर्माण करते हैं। उस मोटे धागे को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम या हिंदी में उनको गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोटिन है, ठीक है, नीचे दिखेगा क्या? ठीक है, चलिए, तो जो क्रोमोटिन की बात कर रहे थे, थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं। तो जो क्रोमोटिन, ठीक है, अपन ने देखा कि ये 2 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, ये क्या होता है, जब कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गुणसूत्र में। ठीक है, मतलब ये अभी अपन ने देखा कुछ इस तरीके से थे, ऐसे उलझे हुए थे, लेकिन ये बाद में सब इकट्ठे हो जाते हैं और सिंपल सा स्ट्रक्चर की हम बात करें वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, या ऐसे समझ लो, सीधा का सीधा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या जब इसका हम सही स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र के बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम डीएनए आरएनए की बात करेंगे या कोशिका विभाजन की। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि क्रोमोटिन आपस में इकट्ठे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और इन गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन्स। ठीक है, ये जीन्स हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किए होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और वहाँ एक पीढ़ी की इंफॉर्मेशन दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो ये जीन्स गुणसूत्र के माध्यम से ही मूव करते हैं
ठीक है, तो जब विभाजन होता है, गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, उनके साथ ये जीन्स भी विभाजित हो जाते हैं, दो नई कोशिकाएं बनती हैं और हर एक नई कोशिका में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्रोमोटिन से बनता है गुणसूत्र और गुणसूत्र से के द्वारा जीन्स ट्रांसफर होते हैं। ये इसका इतना काम है। ठीक, हालांकि गुणसूत्र बहुत बड़ी एक अपने आप में स्टडी होती है इसकी, तो वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं गुणसूत्र की बात की थी, तो अपने मानव शरीर में कितने 23 पेयर होते हैं। ठीक है, और जैसे मटर में है तो उसमें 7 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब यहाँ 46 गुणसूत्र। ठीक है, इसके 7 पेयर हैं तो 14 गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र हैं वो सभी जीवों में अलग अलग बिल्कुल निश्चित रहते हैं। जैसे मटर में है 7 है तो 7 ही है। ठीक है, मानव शरीर में है तो 23 है तो 23 ही पेयर है। ठीक है, जंतुओं में अलग अलग हो जाते हैं, हर प्रकार के जंतुओं में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसको हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे या डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्रक में हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, तो केंद्रक के लिए इतना ही, बाकी डन। ठीक है, तो केंद्रक भी हो गया हमारा, इधर क्रोमोसोम भी हो गया। अभी जितने भी कोशिकांग हैं ये सारे के सारे हमारी कंप्लीट हो गए। यहाँ से जो कोशिका का स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया और पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से स्ट्रक्चर की बात समाप्त हो जाती है, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अभी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो बीच बीच में वर्ड आता है कहीं कहीं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, आखिर ये है क्या, तो थोड़ी सी बात हम उनके बारे में भी कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत ख़त्म है। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं? देखिए, प्रो और कैरियोटिक, यहाँ जो प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोटिक का मतलब, कैरियोटिक ना लेके कैरियो लें, तो कैरियो का मतलब होता है यहाँ सेंटर या न्यूक्लियस या केंद्र। ठीक है, तो ऐसा केंद्र जो पहले जो विकसित नहीं हुआ है, अविकसित केंद्र। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें अविकसित केंद्र पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अविकसित का मतलब वो पूर्णतः विकसित नहीं है। इसके अलावा इसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि इसका केंद्रक तो है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं है। अब आप सोचिए, यदि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है तो क्या हम केंद्रक को केंद्रक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि कोशिका द्रव्य में सारा का सारा केंद्रक के अंदर का मटेरियल मिल चुका है। अब आप कहीं अलग उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये केंद्रक है। ठीक है, और साथ साथ इसमें देखिए केंद्रक की बात हो रही है तो इसमें केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्र के अंदर का मटेरियल नहीं है, केंद्रक तो केंद्रिका अनुपस्थित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे कि केंद्रक के अंदर देखो केंद्रिका पाई जाती है, ये क्लियर हो गया कि वो इसमें अनुपस्थित है। केंद्रिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली है तो वो भी अनुपस्थित है। अभी केंद्रक के अंदर देखा कि क्रोमोटिन पाए जाते हैं, क्रोमोटिन से ही गुणसूत्र बनते हैं। तो इनमें क्रोमोटिन तो पाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा हुआ था कि जो क्रोमोटिन है वो डीएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, वो नहीं पाया जाता है। यहाँ की क्रोमोटिन में सिर्फ डीएनए अकेला ही पाया जाता है। यदि आप थोड़ी सी बात भूल रहे हो तो अभी जो अपन ने बात की थी कि जैसे क्रोमोटिन धागे हैं, ठीक है, क्रोमोटिन धागे दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक डीएनए से, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है,
तो इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए रहता है। तो इसमें क्या रहता है, जो क्रोमोटेन होते हैं, क्रोमोटेन से ही गुणसूत्र बनते हैं, तो इसके गुणसूत्र में सिर्फ डीएनए उपस्थित रहता है। तो ठीक है, इसे यहाँ लिख सकते हैं कि गुणसूत्र में केवल डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक है, डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद जो प्रीयूकेरियोटिक सेल है, अब ये अविकसित है, तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या जितने भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, अंतः प्रदब्ध जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER लिख देते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद गोल्गी उपकरण या गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं। इसके बाद लवक हो गया, और जितने भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, वो इनमें स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इनमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जरूरी है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ था राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, दूसरे 80S। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रीयूकेरियोटिक सेल है, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये इसमें अनुपस्थित लिख लेना, नहीं तो आप, ठीक है, ये अनुपस्थित। तो 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। साथ में इनकी बात करते हैं कि ये प्रजनन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो प्रजनन के लिए इनमें विखंडन होता है। विखंडन कैसा, कि टूट के वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, विखंडन होता है, और बोल सकते हैं मुकुलन भी होता है। ठीक है, तो इनमें जो प्रजनन है वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए क्लियर, तो इतने में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यही हम साइड में लिख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल कोशिकाएं क्या होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक का विकास नहीं हो पाया है, जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिकाएं, जिनकी कोशिकाओं का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और वो कंप्लीट विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे एक और यहाँ बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो छोटे छोटे जीव में, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो ये किसमें होती हैं, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया, ठीक है, और छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनमें होता है, ओ सॉरी, जीव छोटे छोटे। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो जैसे मानव शरीर हो गया, पूर्ण विकसित कोशिकाएं, जंतु, जानवर, पादप, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या विशेषता है, तो इसी से हम कंपेयर करते जाते हैं। इनमें अविकसित केंद्रक है, तो इसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक है, पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पूर्णतः विकसित केंद्रक का मतलब केंद्रक के अंदर जितनी संरचनाएं पाई जाती हैं वो सभी कुछ है, जैसे कि कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रिका भी है, क्रोमोटिन भी है, और क्रोमोटिन में डीएनए भी है, और राइबोसोम से प्रोटीन भी है, हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए फिर, जैसे केंद्रक झिल्ली की बात है तो यहाँ पर बात करते हैं, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, पूर्ण विकसित लिख दिया, मतलब ये केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है, केंद्रिका भी उपस्थित है, गुणसूत्र में डीएनए, यहाँ कंप्लीट गुणसूत्र पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे के सारे उपस्थित। यहाँ पर मैं इसके कंपेयर में टिक लगाता जा रहा हूँ, ये समझ जाइए कि सब कुछ कैसा है, उपस्थित है। बस यहाँ राइबोसोम चेंज हो जाते हैं। राइबोसोम कैसा, ये 70S राइबोसोम है, यहाँ पर पाए जाते हैं 80S। ठीक, 70S
ठीक, 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब प्रजनन की बात करते हैं तो इनमें विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। यहाँ कोशिका विभाजन भी होता है, लैंगिक प्रजनन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन, ये सभी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ये इसका मेन डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोशिका पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा कोशिका के बारे में जितना होना था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहो तो एक बार और रिपीट करा दें क्या? ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक का विकास नहीं हो पाया, ठीक है, जिनमें केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं है। अब हमें ये कैसे याद रखें कि इसमें कौन कौन से कोशिकांग या क्या क्या चीज़ नहीं होती है। तो केंद्रक जब पूर्ण विकसित नहीं है तो केंद्रक के अंदर वाली कोई चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर वाली चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अंदर वाली कैसे? उसमें कोशिका केंद्रिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्रोमोटिन धागे हैं, उनमें डीएनए तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम है 70S 80S, सपोज कर लें हम 70S छोटा है 80S बड़ा है, तो जो अविकसित है उसमें छोटा राइबोसोम पाया जाता है इसलिए 70S है, और विकसित है उसमें 80S पाया जाता है। प्रजनन की बात करते हैं तो देखिए अपन ने पहले पढ़ रखा है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। तो छोटे जीवों में विखंडनी होता है, या जो पादप में बिल्कुल छोटे हैं जैसे नीलहरित शैवाल, तो फिर वो वहाँ मुकुलन भी हो सकता है। ठीक है, वैसे यूकैरियोटिक में बात करें, अब जब पूर्ण विकसित केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर की जितनी संरचनाएं हैं वो सारी इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि केंद्रिका हो गया, हमारे यहाँ क्रोमोटिन हो गए। ठीक है, इसके अलावा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, लवक हो गए, ये अंतःप्रदब्ध जालिका, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सभी कुछ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रजनन की बात करें तो सभी प्रकार से, क्योंकि पादप में अलग प्रकार से होता है, मानवों में अलग प्रकार से, मतलब इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है और यहाँ पर हमारी ये सेल की स्टडी कंप्लीट होती है। हालांकि इसके बाद हम एक रैपिड एक ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं कि जैसे ही जितने भी ये 4 और 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं वो सारा का सारा सब कुछ एक ही वीडियो में कंटेन हो जाए, जिससे कि आप कभी एग्जाम देने जाएं तो सिर्फ वो एक वीडियो देखें और आपका सेल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अपन एक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे वीडियो के माध्यम से, और आगे और उसको अच्छा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, फिर से वही रिक्वेस्ट कि जो चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट आप करते रहिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि जो वीडियो बनाई है वो अच्छी है या नहीं है, वो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट करते रहें, और यदि कोई कमी आ जाती है और इसको और कितने अच्छे से बनाया जा सकता है आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो थैंक यू।